Hello students, good morning all of you. बिरला इंटरनेशनल स्कूल वेलकम्स यू. आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, क्या होता है पहले समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए, सपोज मान लेते हैं मेरे पास यहां पर कोई एक चार्ज है Q1. ठीक है, Q1 चार्ज है और इसके पास में एक चार्ज यहां पर प्लेस है Q2. अब ये जो चार्ज है Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है, किस डायरेक्शन में लगाएगा? लाइन जॉइनिंग के डायरेक्शन में. तो ये इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है F1 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ठीक है, ये फोर्स लगा रहा है. फैक्टर के फॉर्म में लिख देता हूं. एक चार्ज यहां पर है, ये चार्ज है बेटा Q3. ठीक है, तो ये चार्ज भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ठीक है, लगाएगा, नेसेसरी है. तो इन दोनों के बीच में भी चार्ज लगेगा और वो भी लाइन जॉइनिंग के अलोंग इस डायरेक्शन में F13, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3. ठीक, इसके अलावा और भी अगर कोई चार्ज है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक और चार्ज है Q4, तो ये भी चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा और वो भी लाइन जॉइनिंग में इस डायरेक्शन के अंदर F14, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4. ठीक, तो जो इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सभी चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. लेकिन जो इस चार्ज ने इसके ऊपर फोर्स लगाया F12, तो इसकी वजह से, इस चार्ज के आने की वजह से इसने जो इसके ऊपर जो फोर्स लगाया है F12, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा. इस फोर्स का वैल्यू चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. ठीक है, ये चार्ज और आ गया, ये दो पहले थे, ये चार्ज और आ गया और इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया ये, तो इस चार्ज के आने की वजह से इन दोनों के फोर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, आप ये इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल के लिए मम्मी पापा के पहले एक बच्चा था. ठीक है, मम्मी पापा के पहले कितने थे? एक बच्चा था. और मान लीजिए उनका दूसरा बच्चा हो गया. ठीक है, पहले एक बड़ा वाला बच्चा था, उसके बाद में एक छोटा बच्चा हो गया मम्मी पापा के. तो छोटे वाले बच्चे के होने पर बड़े वाले के प्यार में, परवरिश में कोई कमी आती है क्या? नहीं आती. मान लीजिए तीसरा बच्चा हो गया, तो इन दोनों की परवरिश में, प्यार में कोई कमी आएगी क्या? नहीं आएगी. तो उसी प्रकार, जिस प्रकार से एक माता पिता के दो संतान है, उन दोनों की परवरिश में किसी दूसरे या तीसरे बच्चे के आने से कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसी प्रकार इस चार्ज पर ये चार्ज फोर्स लगा रहा है, इसके आने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इस चार्ज के आने से इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यही बताने जा रहा है कि किसी एक चार्ज पर उसके आसपास बहुत सारे जो चार्ज हैं, ठीक है, उनकी वजह से उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसका नेट फोर्स, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है, उसका वैल्यू देता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, चलो समझ में आ गई छोटी सी बात. चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं हम. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो मेरे पास बेटा कोई सिस्टम है, ये इस सिस्टम के अंदर यहां पर एक चार्ज है Q0. ठीक है, और इसके चारों ओर
यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, यहाँ पे एक चार्ज है Q3, ठीक है। और बहुत सारे मैं n चार्ज ले सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सपोज डैश डैश डैश, यहाँ पर एक चार्ज है Qn, n चार्ज, ठीक है। बहुत सारे चार्ज, तो ये सब चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए ये चार्ज Q1 चार्ज जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसका डायरेक्शन इसकी लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग इस तरफ होगा कि नहीं होगा? उसको मैं F1 में लिख देता हूं वेक्टर की फॉर्म में, ताकि डायरेक्शन भी हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। ये जो Q2 चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसको मैं F2 लिख देता हूं, ठीक है। ये फोर्स किसके अकॉर्डिंग लगेगा? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ये जो फोर्स लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगेंगे, ठीक है। उसका डायरेक्शन ये हो गया। ये जो Q3 चार्ज है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, तो ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा F3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और वैसे कि वैसे बहुत सारे चार्ज इस पे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगाएंगे, उनकी डायरेक्शन लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये Qn वाला भी जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सपोज यहाँ पे Qn वाला चार्ज है और ये भी इसके ऊपर लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा Fn, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कह रहा है कि ये जो चार्ज है, हमने जो गिवन चार्ज ले रखा था, उसके ऊपर जो टोटल फोर्स है, वो टोटल फोर्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स टोटल फोर्स लग रहा है, वो सारे चार्ज जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है उनका वेक्टर सम होता है। कौन सा सम होता है? वेक्टर सम, डायरेक्शन के साथ। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है Q0 के ऊपर, उसको मैं F0 ले लेता हूं। इसके ऊपर जो टोटल चार्ज लग रहा है, टोटल चार्ज का जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, वो ये हो रहा है F0 इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 प्लस डैश 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 लास्ट में वेक्टर Fn, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। अब एक चीज, जैसे ये Q1 चार्ज, Q2, Q3, Qn, ये जिस जगह प्लेस है, उसका यहां से डिस्टेंस भी मैं आपको बता देता हूं। सपोज जैसे ये यहां से ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, Q2 वाला चार्ज R2 पे है, Q3 वाला R3 पे है, और वैसे वैसे Qn वाला Rn पर है, ठीक है। तो कूलम्ब लॉ का हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब लॉ पढ़ रखा है, तो क्या फॉर्मूला निकाला था हमने? वेक्टर F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का पावर Q और वेक्टर R, ये फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखिए। तो F1 Q1 चार्ज Q0 चार्ज पे फोर्स लगा रहा है, तो F0 इक्वल टू K Q1 की जगह Q0, Q2 की जगह Q1 अपॉन R, मोड ऑफ R1 का Q इंटू R1 वेक्टर, ठीक है, यही फॉर्मूला आ रहा है। ये मोड के अंदर भी लिख सकते हैं, मोड को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखोगे तो भी ये सही है, और इसको अगर ऐसे लिखोगे तो भी सही है, दोनों कंडीशन में राइट है। प्लस F2 सेकंड वाले चार्ज के ऊपर, सेकंड वाले चार्ज के कारण इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है, तो K Q0 Q2 अपॉन R2 मोड ऑफ वेक्टर R2 का Q R2 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह 3 का आ जाएगा, उसी की तरह 4 का आ जाएगा, और लास्ट में जो n वाला है डैश 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 n तक ये चलता रहेगा, और उसका क्या वैल्यू आ जाएगा? प्लस के अंदर K
क्यू नॉट क्यू एन अपॉन आर एन वेक्टर आर एन की पावर 3 आर एन वेक्टर। ठीक है, लास्ट वाला क्यू एन जो है इसका पोजीशन आर एन वेक्टर। ठीक है, ये होता है सुपरपोजिशन। ठीक है, इस गिवन चार्ज के ऊपर इसके आसपास वाले अराउंड वाले जितने भी चार्ज है वो उस चार्ज पर जितना फोर्स लगा रहे हैं उन सब का वेक्टर सम होता है इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग और ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। मैं इसमें कुछ कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो आपको कॉमन क्या क्या दिख रहा है अभी? एफ नॉट इक्वल टू के क्यू नॉट सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, बचा क्या पीछे? Q1 R1 वेक्टर R1 अपॉन मोड ऑफ R1 का Q प्लस इसके अंदर क्या बचेगा? Q2 वेक्टर R2 अपॉन मोड ऑफ वेक्टर R2 का Q प्लस वैसे डैश 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 लास्ट वाले के अंदर क्या बच जाएगा? Qn वेक्टर Rn अपॉन मोड ऑफ वेक्टर Rn का Q। ठीक है, जो कॉमन आ रहा था मैंने लिख दिया अलग से। ठीक है, अब ये एक सीरीज बन रही है, बहुत बड़ी सीरीज बन रही है, n स्टेप में बन रही है। ठीक है, तो इसका मैं एक समेशन फॉर्म में लिख के इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, तो समेशन फॉर्म लिखने का तरीका 11th में भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी होगी इसकी। कैसे लिखते हैं? वेक्टर एफ नॉट इक्वल टू, ये एफ नॉट जो है किसके ऊपर लग रहा था? क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। ठीक है, क्या मिलने वाला है? के क्यू समेशन क्यू आर और आर वन वेक्टर, आर वन वेक्टर रिपीट हो रहा है तो क्यू आर अपॉन मोड ऑफ आर की पावर 3, ये बार बार रिपीट हो रहा है तो मैं इसको लिख देता हूं आई आई आई। जब यहाँ पे Q1 आ रहा था तब R1 भी था, मोड में भी R1 था। जब Q2 है तो पोजीशन वेक्टर R2 था तो मोड में भी R2 था, तो वैसे वैसे n वाले में भी n है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ i इक्वल टू 1। शुरुआत कहाँ से हो रही? 1 से कहाँ तक चल रही है? n तक, तो i इक्वल टू n। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल। चलिए अगले टॉपिक के चलते हैं। मिटा दें इसको। चलो अगला टॉपिक जो है अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बाद वाला वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं। दोनों एक चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो, एक चीज है। तो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलो। इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। किससे करते हैं? कैपिटल ई से करते हैं। ठीक है, होता क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये होता है कि अगर किसी भी टारगेट चार्ज पर, ठीक है, कोई भी एक टारगेट चार्ज है जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज या टारगेट चार्ज बोलते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव होता है, जिसको हम लोग Q नॉट से लिखते हैं, और जो पॉजिटिव होता है जिसको टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, टारगेट चार्ज भी बोलते हैं। उस टारगेट चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो फोर्स अपॉन टारगेट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स अपॉन टारगेट चार्ज, ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्या है यहाँ पे? टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? या तो टेस्ट चार्ज बोलो या फिर टारगेट चार्ज बोलो। ठीक है, F क्या है? फोर्स ड्यू टू चार्जेस, और किससे निकलता है ये? कूलाम लॉ से। ठीक है, फोर्स किससे मिलेगा? कूलाम लॉ से।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब यह किसी टारगेट चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा जब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब हुआ कि इसका डायरेक्शन भी होगा। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब यही होता है ना कि जिसका डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे होता है अवे, दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी तरफ होता है, टूवर्ड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। या फिर इसका कॉम्बिनेशन सीधा ऐसे लिख देते हैं हम लोग, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन किस तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो सेकेंड पॉइंट में इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, ये हो गया इसका डायरेक्शन, ठीक है। फॉर्मूला हो गया और इसका डायरेक्शन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं इसके यूनिट की। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसका यूनिट। तो यूनिट क्या होगा बेटा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और चार्ज का ऐसे यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायमेंशन यूनिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। डायमेंशन यूनिट हो जाएगा न्यूटन का m1 L1 T-2, ठीक है। m1 L1 T-2 फोर्स का यही होता है ना, ठीक है, चेक कर लेना। फोर्स का m1 L1 T-2 और कूलम का होता है A1 T1, ठीक है, कोई गलती नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल टू ma होता था ना, F इक्वल टू ma। तो m का होता था m1 a का L1 T-2, तो ये फोर्स का यहाँ से आ गया m1 L1 T-2, और चार्ज का हमने पहले लेक्चर में बताया था A1 T1, ठीक है। तो सॉल्व करने पर बेटा इसका डायमेंशन यूनिट हम लोगों को मिलेगा m1 L1 T-3 a-1, ये आ गया इसका डायमेंशन यूनिट। क्या आ गया, डायमेंशन यूनिट आ गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, यूनिट न्यूटन पर कूलम, डायमेंशन यूनिट m1 L1 T-3 a-1, ठीक है। क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल रहे हैं ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसके कारण, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, ये 12th क्लास का सबसे छोटा सा और सबसे पहला डेरिवेशन है, बिल्कुल छोटा सा डेरिवेशन है और सबसे पहले ही आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज इस पॉइंट पर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है। और इस पॉइंट चार्ज Q के कारण मेरे को कुछ डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज r है, स्मॉल r है। स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर मेरे को इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पर एक चार्ज लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट पर एक चार्ज लेके आना पड़ेगा, चाहे आप वो कहीं से भी लेके आओ, चाहे इंफिनिटी से लेके आओ, चाहे यहाँ पे प्लेस करो, वो चार्ज लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक टारगेट चार्ज ले लेता हूं, जिसको हम लोग
टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, परीक्षण आवेश चार्ज, टारगेट चार्ज या टेस्ट चार्ज, Q नॉट प्लेस कर दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव लेना है, टेस्ट चार्ज को हमेशा हम लोगों को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। तो ये Q चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा और कौन सी डायरेक्शन में करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। F फोर्स अप्लाई होगा लाइन ज्वाइनिंग के अलाउंग इस डायरेक्शन, ठीक है। और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हो जाएगा, F इक्वल टू K का मैं वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, K भी लिख सकते हैं, K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमने क्या किया, एक R डिस्टेंस पर P पॉइंट लिया, इस P पॉइंट पर इस चार्ज के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। और इस P पॉइंट पे मैंने एक टारगेट चार्ज प्लेस कर दिया Q नॉट, तो ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा F इस डायरेक्शन में, लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू ये होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ। ये फॉर्मूला कहां से आया, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी मैंने पहले डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, F अपॉन Q नॉट टारगेट चार्ज। इक्वेशन दे देता हूं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकता हूं, यहां पे इसका F का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू K रख सकते हैं आप चाहो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर Q नॉट, तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और E इक्वल टू आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आया है, ये आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका थोड़ा सा फॉर्मूले को मैं डिस्क्राइब आपको अलग से करके बता देता हूं। ये जो E आ रहा है, ये R के साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, जैसे कि फोर्स कर रहा था। कूलम्ब लॉ में भी जो F था वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा था ना, F प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो वैसे वैसे यहाँ पे E भी इसको फॉलो करता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। जिस तरह R का वैल्यू बढ़ाने पर, अगर ये जो डिस्टेंस है अगर मैं ये बढ़ाता हूं तो E का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और वो भी स्क्वायर से, ठीक है, जैसा जैसा फोर्स में हो रहा था, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के डाइपोल वाले डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।